नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, युद्ध की तैयारी में लग गया चीन, LAC पर हथियारों और जवानों के लिए बनाए आधुनिक बैरक। PM मोदी आज करेंगे वैश्विक AI शिखर सम्मेलन राइस 2020 का उद्घाटन। क्या कंगना रनौत की याचिका पर BMC पर होगा एक्शन? हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। वित्त मंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्र ने पहले विकल्प की उधारी सीमा को 1.1 लाख करोड़ रुपए किया। 2022 तक कैंपेन चालू रहेगा शेष। दिल्ली NCR में घटे CNG और PNG के मूल्य। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा सरकार से ब्यौरा। सरकार व RBI को दिया 1 हफ्ते का समय। CM योगी के 5वें बजट में सबके लिए होगा कुछ खास। परिवार के एक युवा को नौकरी देने की गारंटी। हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। यूपी में हो रहा मौलिक अधिकारों का हनन, राष्ट्रपति शासन लगे। दिल्ली सरकार ने शुरू किया एंटी डस्ट कैंपेन। CM केजरीवाल बोले आज से शुरू हुआ युद्ध। आज से पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मी करेंगे कार्य बहिष्कार। निपटने को पुलिस फोर्स भी तैयार। जानेंगे एक एक समाचार, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। युद्ध की तैयारी में लग गया चीन, LAC पर हथियार और जवानों के लिए बनाए आधुनिक बैरक। भारत चीन में 5 महीनों से जारी सीमा विवाद के बीच क्या ड्रैगन युद्ध की तैयारियों में लग गया है? क्या आने वाले समय में दोनों देशों के बीच माहौल और तनावपूर्ण होने जा रहे हैं? ऐसे सवाल उन रिपोर्ट्स के बाद उठने लगे हैं जिनमें बताया गया है कि चीन ने तिब्बत के नागारी क्षेत्र की सीमा पर आधुनिक बैरक बनाए हैं। पड़ोसी देश ने अपने सैनिकों और हथियारों को रखने के लिए इन बैरकों का निर्माण किया है। चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट में युद्ध की तैयारियों जैसे शब्दों का जिक्र भी है। लद्दाख सीमा पर चल रहे वर्तमान तनाव के बीच चीन ने इन नवनिर्मित अस्थायी बैरकों को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र TAR में PLA के सैनिकों के लिए निर्माण किया है। यह संभवतः पहली बार उन सैटेलाइट तस्वीरों की पुष्टि है जो इस साल की शुरुआत में सामने आई थी। इन तस्वीरों में नगारी क्षेत्र की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास बड़े पैमाने पर निर्माण की गतिविधियों को देखा जा रहा है। हालांकि सीमा पर कितने चीनी सैनिक मौजूद हैं, भले ही इसकी सही जवाब नहीं मिल सकी है, लेकिन रिपोर्ट्स और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीनी सैनिक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ये बैरक 1962 के भारत चीन युद्ध के प्राथमिक युद्ध मोर्चों के करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चीन की सरकारी ब्रॉडकास्ट चाइना सेंट्रल टेलीविजन CCTV ने इस बारे में ब्यौरा साझा नहीं किया है कि इन बैरकों को बनाने में कितने समय लगा है या निर्माण की शुरुआत कब हुई, लेकिन यह बताया गया है कि इस बैरकों के निर्माण में कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसके बनने में काफ़ी समय लग गया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। PM मोदी आज करेंगे वैश्विक AI शिखर सम्मेलन राइस 2020 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI पर 5 दिवसीय वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सरकार द्वारा रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फॉर सोशल एम्पावरमेंट या राइस 2020 का आयोजन उद्योग और शिक्षा के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में परिवर्तन लाना होगा। जून में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड और अन्य के साथ मिलकर AI के जिम्मेदार विकास और उपयोग के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट GPAI बनाने के लिए हाथ मिलाया था। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि AI जीवन को बदलने में मददगार होगा। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए भारत स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, खेती और शासन में AI आधारित उपजों को तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा अपने डाटा और नवाचार कौशल के बल पर भारत दुनिया की AI प्रयोगशाला बन सकता है। भारत सामाजिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सहज ज्ञान युक्त समाधान प्रदान कर सकता है।
इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। क्या कंगना रनौत की याचिका पर बीएमसी का होगा एक्शन, हाई कोर्ट ने सुनाया सुरक्षित फैसला। मुंबई बीएमसी के द्वारा फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस के कुछ हिस्सों को गिराने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के साथ ही आदेश को फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट को सूचित किया है कि इस केस से जुड़े सभी पक्षों ने अपना पक्ष लिखित में रखा है। इसके बाद सुनवाई को समाप्त कर दी गई है, आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है। आपको बता दें कि कंगना रनौत द्वारा आलोचनात्मक टिप्पणी किए जाने के बाद से उनके और शिवसेना के बीच तलवार खींची हुई है और बीएमसी पर शिवसेना काबिज है। मुंबई उच्च न्यायालय ने इससे पहले बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी से पूछा कि क्या उसने अधिकृत निर्माण के अन्य मामलों में भी इतनी ही तेजी से कार्रवाई की जितनी की कंगना रनौत के बंगले के मामले की गई। न्यायमूर्ति एस.जे. कथावाला और न्यायमूर्ति R.I. चावला की पीठ 9 सितंबर को बीएमसी द्वारा कंगना के बंगले के हिस्से को ध्वस्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सर्राफ ने अदालत को बताया कि बीएमसी ने नोटिस का जवाब देने के लिए केवल 24 घंटे का समय दिया था। उन्होंने कहा कि बीएमसी ने जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना ही कार्रवाई शुरू कर दी। 9 सितंबर को जब कंगना ने ध्वस्तीकरण के खिलाफ पहली बार मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, तब अदालत ने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और न्यायमूर्ति कथावाला ने बीएमसी की त्वरित कार्रवाई पर सवाल उठाया था। अदालत ने कहा था कि अगर नगर निकाय ने इतनी ही तेजी से अन्य मामले में दिखाई होती तो शहर बहुत अलग होता। अदालत ने कंगना के वकील को अगली सुनवाई तस्वीर और अन्य सामग्री जमा करने को कहा, जिसमें से यह पता चल सके कि ध्वस्त किए गए सभी हिस्से जनवरी 2020 से पहले मौजूद थे। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वित्त मंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। थोड़ी ही देर में केंद्र ने पहले विकल्प की उधारी सीमा को 1.1 लाख करोड़ किया। 2022 के बाद जारी रहेगा कंपनसेशन शेष। गुड्स एवं सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिलिंग की 42वीं बैठक शुरू हो गई है। बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। इस बैठक में केंद्र ने अपने विकल्प के तहत राज्यों की ओर से उधार ली जाने वाली राशि की सीमा को बढ़ाकर 1.1 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। पहले यह सीमा 97,000 करोड़ रुपए तय की गई थी। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के पिछले 10% के ग्रोथ को घटाकर 7% कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए उधार लेने के विकल्प का राज्य विरोध कर रहे हैं। राज्यों का कहना है कि पिछले 7 कंपनसेशन शेष में ग्रोथ 2 से 3% रही थी। ऐसे में चालू वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 7% करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि राज्य और केंद्र कंपनसेशन शेष की लेवी को 2020 के बाद भी जारी रखने पर सहमति हो गई है। अभी इसको 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसकी समय सीमा पर समीक्षा की जाएगी। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक जारी है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की काउंसिलिंग की 42वीं बैठक शुरू हो गई है। बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। बैठक में जीएसटी कंपनसेशन शेष की वसूली को जून 2022 से भी आगे जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में घटे सीएनजी और पीएनजी के दाम। राजधानी दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने आपके रसोई घर और गाड़ी का खर्चा थोड़ा कम कर दिया है। IGL ने CNG और PNG की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। प्राकृतिक गैस के दाम घटने के बाद CNG और PNG के दाम को कम किया गया है। नई दरें 4 अक्टूबर यानी रविवार से ही लागू हो चुकी हैं। IGL की ओर से जारी एक स्टेटमेंट के मुताबिक दिल्ली में CNG की कीमतों में ₹1.53 की कटौती की गई है। नया भाव ₹42.70 प्रति किलो है, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में CNG की कीमतों में ₹1.70 की कटौती की गई है। नया भाव ₹48.38 प्रति किलो है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा ब्यौरा। सरकार को RBI को 1 हफ्ते का दिया समय। आज उच्चतम न्यायालय ने लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान स्थगित EMI पर ब्याज
में छूट को लेकर सुनवाई की। मामले में न्यायालय ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को 1 हफ्ते की और मोहलत दी है। कोर्ट ने कहा कि ब्याज पर जो राहत देने की बात कही गई है उसके लिए केंद्रीय बैंक द्वारा किसी तरह का दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, इसलिए न्यायालय ने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के लिए नया हलफनामा दायर किया जाए। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार ने 5वें बजट में सबके लिए कुछ खास, परिवार के एक युवा को नौकरी देने की गारंटी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 5वां बजट पिछले 4 बजट से बिल्कुल जुदा नज़र आ रहा है। पिछले 4 बजट हर वर्ष किसी न किसी खास सेक्टर पर फोकस रहे, लेकिन 5वें बजट को हर किसी की उम्मीदों का गुलदस्ता साबित करने की तैयारी है। विभागों की शुरुआती बजट तैयारी से इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। दरअसल वित्तीय वर्ष 2021-22 में योगी सरकार के मौजूदा कार्यालय का आखिरी बजट होगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले के इस बजट को सबसे खास बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। जानकार बताते हैं कि यह बजट एक नए रूप में सामने आ सकता है। इसमें हर गांव, घर, परिवार की बात होगी तो उद्यमी, किसान, महिला, नौजवान की भी चिंता नजर आएगी। व्यापारी और बेरोजगार के लिए कुछ खास होगा तो बेसहारा की सहारा बनने वाली कोई न कोई सौगात भी संभव है। मसलन बजट में हर गांव को डिजिटल बनाने का ऐलान हो सकता है तो हर गांव को सड़क से जोड़ने का ऐलान भी संभव है। हर गांव में बैंक खोलने की बात हो सकती है तो हर घर को भरपूर बिजली की सौगात भी संभव है। हर परिवार के एक युवक को रोजगार की गारंटी देने की तैयारी है तो हर पात्र को पेंशन सुनिश्चित करने का ऐलान भी संभव है। हर उद्यमी के लिए उद्योग लगाना आसान बनाने के उपाय का ऐलान नज़र आ सकता है तो हर व्यापारी को बेहतर कारोबारी माहौल का सौगात संभव। हर किसान के लिए सरकारी दर पर उपज बेचना और भी आसान बनाने तथा हर खेती को पानी के लिए भी कोई सौगात नज़र आ सकती है। नए बजट में हर महिला को सुरक्षा, हर जुल्मी को जेल और हर बच्चे को पौष्टिक भोजन जैसे ऐलान भी संभव हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले बड़े समाचार की ओर। हाथरस मामले की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। यूपी में हो रहा मौलिक अधिकारों का हनन, राष्ट्रपति शासन लगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। तमिलनाडु के रहने वाले वकील CR जयासुकीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में हाथरस मामले का हवाला देते हुए कहा गया है कि यूपी में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। यूपी के हाथरस में युवती के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर देश भर में आक्रोश है। मामले को लेकर देश में कई जगह प्रदर्शन हुए। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली सरकार में शुरू किया एंटी ड्रस्ट कैंपेन। CM केजरीवाल बोले आज से शुरू होगा युद्ध। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में स्वांग और वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ने लगा है। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने सोमवार को वायु प्रदूषण के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए एंटी डस्ट अभियान और पराली जलाने के खिलाफ युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक साथ छेड़ रही है। CM केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिट्टी उड़ने की वजह से काफ़ी प्रदूषण होता है, इसीलिए मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए आज से एंटी डस्ट कैंपेन शुरू कर रहे हैं। आज से हम प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। इस युद्ध के तहत दिल्ली के अंदर जहां भी पराली होती है वहां पर दिल्ली सरकार घोल बनाकर छिड़काव करेगी। दिल्ली सरकार संस्थान की निगरानी में घोल बनाने का काम शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा लोगों की सेहत की हिफाजत के लिए यह अभियान बेहद जरूरी है। इसके पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ रणनीति बनाई। बैठक में परिवहन विकास, PWD, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड, यातायात पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार आने वाले वक्त में खास कोरोना संक्रमण के बीच प्रदूषण और पर्यावरण को बेहतर रखने की कोशिश में जुटी है। अभियान के तहत सोमवार से जागरूकता अभियान
के साथ साथ पर्यावरण को बेहतर रखने के लिए लोगों को तकनीक के इस्तेमाल से भी अवगत किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि पिछले 5 सालों में सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने नहीं दिया है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में यातायात भी बढ़ा है और प्रौद्योगिकी गतिविधियां भी दिल्ली में 2014 से 2019 तक प्रदूषण में 25% की कमी आई है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हील पॉलिसी पहले से ही लॉन्च कर दी है, जो देश ही नहीं दुनिया की सबसे बढ़िया पॉलिसी है। इसी के साथ चलते हैं अगले बड़ी खबर की ओर। आज से पूरे प्रदेश में बिजली कर्मी करेंगे कार्य, वही कार्य निपटने को पुलिस फोर्स भी तैयार। निजीकरण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बीच रविवार को शक्ति भवन में दूसरे दौर की वार्ता भी विफल हो गई है। इसके बाद बिजली कर्मियों ने सोमवार को अनिश्चितकालीन देशव्यापी कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है। संघर्ष समिति की संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि बिजली उत्पादन गृह 765/400 kV के विद्युत उपकेंद्रों एवं प्रणाली नियंत्रण में शिफ्ट में कार्य करने वाले कार्य बहिष्कार में सम्मिलित नहीं होंगे। साथ ही अस्पतालों, पेयजल व अन्य आवश्यक सेवाओं की विद्युत आपूर्ति भी बनाई रखी जाएगी। संघर्ष समिति के पदाधिकारी प्रशांत सिंह व JB पटेल ने बताया कि सोमवार को देश भर के 15 लाख कर्मचारी भी कार्य बहिष्कार पर उतरेंगे। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांगों को मनाने की अपील की है। बैठक में पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार, MD M देवराज, उत्पादन निगम के प्रबंधक निदेशक सेंथिल पाडियन, C एवं संघर्ष समिति की ओर से शैलेंद्र दुबे, AK सिंह, प्रभात सिंह, JB पटेल, जयप्रकाश सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह समाचार आपको कैसा लगा।